So, hello everyone, Aditi here, and today we will be discussing a few terminologies of accounting. So, in the last video, we discussed about capital and what is liabilities, different types of liabilities, be it internal or external, और assets के बारे में डिस्कस किया था, different types of assets, current assets, non-current assets, ये सारी चीज़ें. तो आज की वीडियो में हम आगे फर्दर जो कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं हम उसे डिस्कस करेंगे. मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स स्किप किए हैं क्योंकि फर्दर जब हम दूसरे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वो सारे टर्मिनोलॉजीज ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे आपको. ठीक है, तो एज ऑफ नाउ रिलेटेड टू दिस चैप्टर ये जो टर्मिनोलॉजीज जो मैं यूज़ करूँगी वो हमारे करंट चैप्टर जर्नल एंट्रीज के लिए यूजफुल होता है. ओके, सो सबसे पहला है एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस क्या होते हैं? किसी भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे होते हैं. ठीक है, ऑब्वियसली अब एक बिजनेस रन कर रहे हैं हम, तो उस बिजनेस हाउस को रन करने के लिए हमें कुछ एक्सपेंसेस इनकर करने होते हैं. जैसे हमें गुड्स खरीदना रहता है, रॉ मटेरियल परचेस करना होता है. ठीक है, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे स्टेब्लिश है अगर वो रेंटेड है तो उसे उसका रेंट पे करना पड़ता है. हमें अपने एम्प्लॉयर्स को सैलरी पे करनी होती है, फैक्ट्री वर्कर्स को वेजेस पे करना होता है, कभी कभी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या सेल्स पर्सन को हमें कमीशन पे करना पड़ता है. ठीक है, कुछ एडवर्टाइजमेंट में एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे, तो ये सब क्या होते हैं? हमारे एक्सपेंसेस होते हैं. ठीक है, तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस कॉस्ट होते हैं. ठीक है, एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ थिंग्स और सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू. ठीक है, एक्सपेंसेस ऐसे कॉस्ट होते हैं जो किसी गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए इनकर किए जाते हैं. ठीक है, अब देखते हैं इनकम क्या होता है. अब जो इनकम होता है और जो रेवेन्यू होता है वो दोनों दो अलग अलग चीजें होती है. जनरली इन टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है बट बोथ द टर्म्स आर अ लिटिल डिफरेंट. ठीक है, कैसे आप वो देखते हैं. अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू. जैसे कि आपने कुछ सामान बेचा. ठीक है, मतलब एक बिजनेस हाउस अगर कोई सामान बेचता है तो उस सामान को बेचने से जो रेवेन्यू होता है, जो सामान को बेचने से जो पैसे मिलते हैं हमें, उससे हम क्या कंसिडर करते हैं? रेवेन्यू कंसिडर करते हैं. ठीक है, सपोज मैंने अगर एक पेन बेचा, सपोज वो 10 रुपीज का पेन है. ठीक है, तो वो जो 10 रुपीज है वो बिजनेस का क्या कहलाएगा? रेवेन्यू कहलाएगा. ठीक है, पर अगर मैं बात करूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? एक्सपेंस कहते हैं. ठीक है, मतलब वो जो गुड्स बेचा उस गुड्स का कॉस्ट क्या था, मतलब जो हमने जो पेन बेचा उस पेन का कॉस्ट क्या था. ठीक है, तो इफ इन केस अगर हम वो पेन 5 रुपीज में प्रोड्यूस करते हैं हमारी फैक्ट्री में या हमारे बिजनेस में, ठीक है, तो वो जो 5 रुपीज है वो क्या हुआ? कॉस्ट हुआ उस पेन का. ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस, रेवेन्यू और एक्सपेंस का जो डिफरेंस होता है उसी क्या कहते हैं? इनकम कहते हैं. ठीक है, तो 10 माइनस 5 जो रेवेन्यू हुआ था वो 10 का हुआ था. ठीक है, जो सेल्स करके हमें जो प्राइस मिली दैट इज 10 रुपीज, और जो एक्सपेंस क्या था? उस सामान को बनाने में, उस पेन को बनाने में जो कॉस्ट इनकर हुआ वो हमारा क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ, जो कि था हमारा 5 रुपीज. तो 10 माइनस 5 आंसर आता है 5. ठीक है, तो ये जो 5 रुपीज है वो होता है हमारा क्या? इनकम. ठीक है, इनकम इज द सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस. ठीक है, मतलब कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज आर इनकम. अब देखिए प्रॉफिट्स क्या होते हैं और गेन क्या होते हैं. ठीक है, अगेन ये दोनों वर्ड्स भी बहुत ज्यादा इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं, पर देयर इज अ न्यूएंस डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स. ठीक है, तो प्रॉफिट्स इज अगेन जो टोटल रेवेन्यू होता है उसमें से जो हम टोटल एक्सपेंस माइनस कर देते हैं, टोटल एक्सपेंस, एंटायर एक्सपेंस बिजनेस का, उसे क्या कहते हैं? हम प्रॉफिट कहते हैं. ठीक है, बट अगर जब गेन की बात करें तो गेन मॉनेटरी बेनिफिट होता है. ठीक है, या फिर प्रॉफिट या एडवांटेज होता है जो कि ऐसे इवेंट से इनकर होता है जो बिजनेस डेली नहीं करता. बहुत रेयरली जो बिजनेस में इवेंट अकर होते हैं, उस इवेंट
से अगर बिजनेस को एडवांटेज होता है या बिजनेस को मॉनेटरी बेनिफिट होता है तो उसे कहते हैं गेन। फॉर सपोज अगर हम बात करते हैं एक बिल्डिंग की, ठीक है, तो जब हमारे ऑफिस की जब हम बिल्डिंग सेल करते हैं तो सपोज हमने वो बिल्डिंग खरीदी थी 50 लाख रुपीज में, ठीक है। अब हम उस बिल्डिंग को सेल कर रहे हैं 55 लाख रुपीज में, ठीक है। तो ये जो गेन हुआ 5 लाख रुपीज का सेल करने से उस बिल्डिंग को, ये क्या कहलाएगा, हमारा गेन कहलाएगा, गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। अब ऑब्वियसली ये जो गेन वगैरह होते हैं वो बहुत रेयरली होते हैं, मतलब ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, वो बहुत रेयरली होते हैं। जनरली सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल कोर्स में हम बिजनेस में जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं वो सारी चीजें नहीं, पर जो रेयर केसेस में हम बिजनेस के कुछ एसेट्स को अगर सेल करते हैं और उस एसेट्स को सेल करने से हमें अगर कुछ भी बेनिफिट होता है तो हम उसे गेन कंसिडर करेंगे, ठीक है। पर अगर आप नॉर्मल गुड्स, जैसे आपकी अगर पेन की बिजनेस है, पेन का फैक्ट्री है, तो अगर आप पेन सेल करेंगे तो आप उसे गेन नहीं बोलेंगे, आप उसे क्या बोलेंगे, पेन सेल करने से आपको प्रॉफिट जनरेट होगा। पर अगर आपकी जो फैक्ट्री है, अगर आप उस फैक्ट्री का कुछ कंपोनेंट सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप उस फैक्ट्री में जो मशीन्स है, प्लांट्स है, ठीक है, इक्विपमेंट्स है, अगर वो सारी चीजें अगर आप सेल कर रहे हैं तो उसको सेल करने से जब आपको गेन होगा, जब आपको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा, जैसे आपने खरीदा या उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है आपने उससे ज्यादा में सेल कर दिया, ठीक है, तो वो चीज क्या होगा, हमारा गेन कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं लॉस क्या होता है, जब हमारा एक्सपेंस हमारे रेवेन्यू से ज्यादा होगा तो उसे हम लॉस कहेंगे, ठीक है। सिंपल सी चीज है, जो बचपन से प्रॉफिट लॉस हम पढ़ते आ रहे हैं वही चीज है, ठीक है। ना अब देखिए परचेस क्या होते हैं। परचेस इज लाइक जब भी बिजनेस हाउस कुछ भी सामान खरीदता है उस बिजनेस से रीसेल करने के पर्पज से, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परचेस कहते हैं। जब बिजनेसमैन कोई भी गुड्स परचेस करता है फॉर द पर्पज ऑफ रीसेलिंग इज कंसिडर्ड एज परचेस, ठीक है। मतलब इंटेंशन क्या होना चाहिए, उस गुड्स को रीसेल करने का इंटेंशन होना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। या फिर अगर वो बिजनेस उस सामान को लेता है और वो सपोज वो रॉ मटेरियल्स परचेस किया और वो उसे फिनिश गुड्स के प्रोडक्शन के लिए जब उसे वो यूज करता है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज रॉ मटेरियल्स, ठीक है। उसे भी गुड्स परचेस कंसिडर किया जाएगा और हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुड्स परचेस को हम लोग परचेस के नाम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जब भी कोर बिजनेस की गुड्स हैं जिससे बिजनेस डील करता है, जिसमें बिजनेस वर्क करता है, जैसे पेन का सेलिंग, हमारी फैक्ट्री है पेन की, ठीक है, तो हम पेन का सेल या परचेस ही करते हैं, ठीक है। पेन बनाने के कंपोनेंट्स को हम परचेस करेंगे, इंक परचेस करेंगे, प्लास्टिक वगैरह जो भी चीजें हम ये सब परचेस करेंगे, ठीक है। तो वो सारे कंपोनेंट्स क्या हो गए, हमारे गुड्स के पार्ट हो गए, ठीक है। पर इफ इन केस अगर मेरी फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री के लिए मैं अगर पेन बनाने की एक मशीन परचेस कर रही हूँ, लाइक प्लांट खरीद रही हूँ, ठीक है, या ऑफिस में वर्क करने के लिए मैं एक फर्नीचर खरीद रही हूँ, ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी, हम मेरी एसेट परचेस कंसिडर होंगी, ठीक है। मतलब उस एसेट के नाम से हम उसे, जैसे मैंने फर्नीचर परचेस किया तो मैं फर्नीचर अकाउंट ओपन करूंगी, ठीक है। पर अगर मैंने अगर मैं उस पेन को परचेस करती हूँ तो मैं डायरेक्ट परचेस अकाउंट ओपन करके लिखूंगी, ना गुड्स अकाउंट, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ परचेस अकाउंट करके उसे मेंशन किया जाएगा। अब परचेस रिटर्न क्या होता है, परचेस रिटर्न ऑब्वियसली अगर मान लीजिए वो पेन अगर डिफेक्टिव है तो, या फिर वो रॉ मटेरियल जो है वो अगर डिफेक्टिव है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने जो सामान खरीदा हम उसे वापस कर देंगे, ठीक है। तो वो होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा परचेज रिटर्न, ठीक है। इसको एक और टर्म से जाना जाता है और वो है रिटर्न आउटवर्ड्स, ठीक है। जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं और इफ इन केस वो डिफेक्टिव है या कुछ भी चीजें हैं और हम अगर उसे रिटर्न करते हैं अपने सप्लायर्स को तो वो कहलाता है हमारा परचेज रिटर्न्स, ठीक है। नाउ कम बैक टू सेल्स।
सेल्स मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर्स फॉर अ प्राइस। जब भी हम कुछ गुड्स को अगर गुड्स या फिर अपने सर्विसेज को अगर किसी कस्टमर को ट्रांसफर करते हैं, उस गुड्स और सर्विसेज के ओनरशिप को अगर हम किसी कस्टमर को पास ऑन करते हैं फॉर द कंसिडरेशन ऑफ कैश या फिर चेक या फिर बैंक, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल्स। ठीक है, नाउ कम टू सेल्स रिटर्न। सेम परचेज रिटर्न जैसा ही होता है सेल्स रिटर्न। तो क्या होता है, कभी कभी जो डिफेक्टिव रहती है, जैसे ऑब्वियसली इफ द पेन इज नॉट वर्किंग, तो जो कस्टमर हमसे पेन लेकर गया है वो हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हमने जो चीजें सेल कर दी थी और फिर वो हमें वापस रिटर्न आ रही हैं, वो कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं था, इसलिए उस कस्टमर ने हमें वो चीजें रिटर्न की। ठीक है, तो ये जो चीज हुई उसे हम क्या टर्म देते हैं, सेल्स रिटर्न टर्म से हम लोग इसे मेंशन करते हैं। ठीक है, और इसका एक और नाम है, वो है रिटर्न इनवर्ड्स। ठीक है, नाउ कम टू स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। तो ये जो स्टॉक जो टर्म है वो क्या गुड्स को ही रिप्रेजेंट करता है, पर ये ऐसे गुड्स होते हैं जो एट द एंड ऑफ हमारे अकाउंटिंग पीरियड वो सेल नहीं हो पाते हैं, वो अनसोल्ड रह जाते हैं हमारे अकाउंटिंग पीरियड के एंड में। ठीक है, तो हम उसे क्या कंसिडर करते हैं, स्टॉक कंसिडर करते हैं। अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और दूसरा होता है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो ईयर के बिगनिंग में होता है और क्लोजिंग स्टॉक जो ईयर के एंड में बच जाता है, मतलब अनसोल्ड रह जाता है। ठीक है, अब ये ओपनिंग स्टॉक मतलब कि जैसे मान लीजिए मैंने अपने फैक्ट्री में सपोज 1000 पेन प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो अब इसमें से मान लेते हैं कि 900 पेन को मैंने उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर क्या होता है हमारा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च को हम अपना अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने एक साल के पीरियड में सपोज 900 पेन ही सेल किए। ठीक है, तो अब जो 100 पेन्स बचे हैं, 100 पेन्स के स्टॉक जो बचे हैं हमारे बिजनेस में, दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, उस पर्टिकुलर ईयर का वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। पर अगले साल ऑब्वियसली अब ये पेन जो 100 पेन बचे हैं आपके बिजनेस में वो आप फेक तो नहीं देंगे अगले साल। ठीक है, आप उसे ऑब्वियसली ये सोचकर रखेंगे, ठीक है आज ये पेन नहीं बेच पाए तो हो सकता है हम नेक्स्ट ईयर हम उसे बेच देंगे। ठीक है, तो वो जो चीज होती है क्लोजिंग स्टॉक, वो अगले साल के लिए वो ही चीज क्या हो जाती है, ओपनिंग स्टॉक बन जाती है। मतलब ये जो 100 पेन्स थे जो ईयर एंड में हमारे पास थे, वो अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाएंगे। मतलब ऑब्वियसली सपोज मैं कैलेंडर ईयर का एग्जांपल लेती हूँ, 31 दिसंबर को मेरे पास 100 पेन्स बचे थे बुक्स ऑफ अकाउंट में मेरे। ठीक है, बैलेंस शीट में मेरे दिखा रहा था कि आई हैव 100 पेन्स लेफ्ट इन माई बिजनेस। ठीक है, तो जब मैं नेक्स्ट ईयर जाती हूँ तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर वही 100 पेन ओपनिंग स्टॉक बन जाएंगे। लास्ट ईयर 31 दिसंबर को ये चीज क्लोजिंग स्टॉक था, पर नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी को ये चीज क्या बन जाएगा हमारे लिए, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ठीक है, ओके अब इन्वेंट्री के बारे में बात करते हैं हम। तो जो इन्वेंट्री होती है इट इज अगेन यूज्ड इंटरचेंजेबली है स्टॉक, मोर और लेस इसका फीचर जो होता है वो स्टॉक जैसा ही होता है, पर इन्वेंट्री जो है और इन्वेंट्री और जो स्टॉक है वो दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, इन्वेंट्री बेसिकली ब्रॉडर टर्म है, ये स्टॉक को इंक्लूड करता है। ठीक है, इन्वेंट्री में क्या आ जाती हैं चीजें, रॉ मटेरियल आ जाती है, वर्क इन प्रोग्रेस आ जाता है, फिनिश गुड्स आ जाता है, या स्टॉक इन ट्रेड भी आ जाता है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं। अब इफ इन केस अगर आपने पेन बनाने के लिए अपने फैक्ट्री में इंक लिया, ठीक है, अब आपने जितने भी लीटर्स इंक लिए होंगे जो भी, तो इफ इन केस अगर वो इंक बच जाता है आपके ईयर एंड तक का,
ठीक है। अगर आपका अकाउंटिंग ईयर में वो कुछ अनयूज्ड रह जाते हैं वो रॉ मटेरियल्स, तो आप उसे क्या कहेंगे, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल कहेंगे, ठीक है। अब इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एज इन जो सामान बनना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, वो जो अंडर प्रोसेस है और वो ईयर एंड तक का कंप्लीट नहीं हो पाता है, मतलब इफ इट लेफ्ट इनकम्प्लीटेड तो ये चीज क्या होता है, हमारा वर्क इन प्रोग्रेस कहलाता है, ठीक है, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स देखते हैं। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, इट इंक्लूड्स द इन्वेंट्री ऑफ दोज गुड्स which have been completely processed and are ready for sale but are lying unsold at the end of the accounting period। मतलब ये ऐसे गुड्स होते हैं जो कंप्लीटली मतलब जो फाइनल स्टेज कंप्लीट कर लिए, जो एकदम फिनिश गुड्स बनकर तैयार रखे हुए हैं, ठीक है, बट वो हमारे एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में, मतलब एंड ऑफ द ईयर में वो क्या है, अनसोल्ड रह गए हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। अब इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, इट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग, ठीक है। जो स्टॉक होता है वो गुड्स होते हैं जिसे हम रीसेल करने के पर्पज से तो खरीदे, पर वो करंट अकाउंटिंग पीरियड में वो अनसोल्ड रह गया, ठीक है, उसे हम कहते हैं इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में फर्दर और टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे। सो एज ऑफ नाउ, थैंक यू।